Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग AS4 पढ़ रहे थे, कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। आइए उस AS4 को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने कंटिजेंसीज वाला टॉपिक डिस्कस कर लिया था। आज पढ़ते हैं इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट होता क्या है? देखिए, बैलेंस शीट डेट से जब तक हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर बोर्ड नहीं है मतलब कंपनी की जगह कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी उसको अप्रूव कर रही है, बैलेंस शीट डेट से लेकर उस डेट तक इस बीच में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे इवेंट्स अगर होते हैं जिसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट कर रही है, तो हमारे को हमारी असेट्स एंड लाइबिलिटीज की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जिसका 31 मार्च तक मतलब पिछले साल से कोई लेना देना ही नहीं है, तब हम उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। बस ये सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने डेटर्स लिख रखे हैं कि हमारे को 25 लाख रुपए किसी कस्टमर से आने वाले हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने से पहले ही आपको उस डेटर के बारे में पता चल गया कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बिगड़ चुकी है और इंसॉल्वेंट होने की कगार पर है। ठीक है, और आपने न्यूज वगैरह में सुना कि इसकी हालत बहुत खराब हो रही है। आपको लगता है कि आपके ये 25 लाख रुपए आ पाएंगे? अगर आपको ये लगता है कि 25 लाख रुपए नहीं आ पाएंगे, तो आप अभी से ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाकर चलोगे। समझ में आई बात? तो ये चीज हो गई कि इवेंट हो तो बाद में रहा है बैलेंस शीट डेट के, लेकिन कंडीशन जो एग्जिस्ट कर रही थी बैलेंस शीट डेट पर उसको इम्पैक्ट कर रहा है। तो अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन हो रही है, डेटर लिखे हुए 25 लाख, लेकिन दिल में हमें भी पता है कि यार ये 25 लाख लिखे तो हैं, होने नहीं है रिकवर, तो फिर क्यों लिख रखा है? फिर ये ट्रू पिक्चर नहीं हुई ना बैलेंस शीट की। इस वजह से इसका प्रोविजन बनाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, जैसे कोई मशीन में फॉल्ट आ जाए, ठीक है, उसकी वजह से हमारे को 4-5 लाख रुपए का नुकसान लग जाए, तो उससे क्या रिलेशन है पिछली बैलेंस उसका 31 मार्च का? वो कुछ भी नहीं, लेना देना नहीं है, तो वो हम इवेंट एडजस्ट नहीं करेंगे। समझ में आई बात? आइए पढ़ते हैं। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आर दो सिग्निफिकेंट इवेंट्स that occur between the balance sheet date and date on which financial statements are approved by the board of directors या corresponding approving authority। ठीक है, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इवेंट्स विच प्रोवाइड फर्दर एविडेंस ऑफ कंडीशंस एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट डेट। कंडीशंस बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट कर रही थी, उससे रिलेटेड ही हमारे को सबूत मिले हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? लॉस ऑन ट्रेड रिसीवेबल ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। हमारा बैलेंस शीट डेट के बाद कोई कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया, ये एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगा, इसको एडजस्ट करना चाहिए, और ये रिक्वायर करता है एडजस्टमेंट टू असेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इसकी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन इवेंट्स विच आर इंडिकेटिव ऑफ कंडीशन दैट अरोज सब्सिक्वेंट टू बैलेंस शीट डेट, ये बैलेंस शीट डेट के बाद हुए इवेंट, इसका कोई लेना देना नहीं है 31 मार्च से, दैट इज फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू तो रोज गिरती है, रोज बढ़ती है जब भी स्टॉक मार्केट खुलता है। ठीक है, तो ये होता रहता है कि इसका 31 मार्च से कोई लेना देना नहीं है, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। लेकिन नॉन एडजस्टिंग इवेंट तो है, लेकिन फिर भी अगर मैनेजमेंट को लगता है कि इंपॉर्टेंट तो है, इवेंट है, बाद हुआ बाद में, लेकिन हम उन्हें इंपॉर्टेंट लगता है, तो ठीक है, इसका डिस्क्लोजर दे दो, नोट्स में लिख दो, ये इसकी एडजस्टमेंट मत करो, बट नोट्स में लिख दो अगर ये सिग्निफिकेंट है तो इफ मटीरियल, अगर मटीरियल लगता है, देन डिस्क्लोजर इन द रिपोर्टिंग रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटीज पे एक डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है। ठीक है, आप लॉ में पढ़ोगे भी, एक डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है। आप एनुअल रिपोर्ट किसी कंपनी की निकाल के देख लो, एक डायरेक्टर रिपोर्ट आपको जरूर मिलेगी उस कंपनी की, तो वहां पर लिख सकते हो इसको। नेचर ऑफ इवेंट, एस्टिमेट ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट, या तो अमाउंट पता है कि कितना इफेक्ट है, या फिर स्टेटमेंट की नहीं, हमारे को अमाउंट तो नहीं पता बट इवेंट इंपॉर्टेंट है, तो उसको दिखा सकते हैं अगर मटेरियल है तो। ठीक है, अब दूसरा क्या है? इसी में ही जो बाद में हुआ इवेंट जिसकी कंडीशन ठीक है 31 मार्च से एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन वो इवेंट इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि हमारे गोइंग कंसर्न पर ही सवाल खड़े कर देता है, तो फिर तो एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। फिर ये मत सोचो कि वो 31 मार्च की कंडीशन नहीं थी। अगर कुछ ऐसा हो जाए जो गोइंग कंसर्न पर ही सवाल खड़े कर दे, क्या हो सकता है ऐसा?
कोई हमारी जिस पे पूरी कंपनी डिपेंड करती, कोई फैक्ट्री में बहुत बड़ी आग लग गई, एक ही फैक्ट्री थी उसमें आग लग गई, तो ये तो गोइंग कंसर्न पर ही इम्पैक्ट पड़ गया। ठीक है। या फिर जिस बिजनेस में हम डील करते थे, हम प्लास्टिक बैग्स बनाते थे और गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दी कि इस तारीख से अब प्लास्टिक बैग्स बंद हो रहे हैं। ठीक है। या हम कोई और ऐसा काम करते थे जो गवर्नमेंट ने अब से बैन कर दिया, तो गोइंग कंसर्न पे सवाल खड़े हो गए। तो फिर तो आपको पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग तरीके से बनानी पड़ेगी। फिर आप नॉन करंट एसेट क्या दिखाओगे? नॉन करंट क्या होता है? जो एक साल से ज्यादा चलेगा। कहाँ चलेगा वो एक साल से ज्यादा, जब आप खुद ही गोइंग कंसर्न नहीं है तो। ठीक है। तो इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट may indicate that the enterprise ceases to be a going concern, requires adjustment to assets and liabilities. ठीक है। तो हम इसको कंक्लूड करें तो क्या हुआ? इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट अप टू द डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड। अगर उसकी कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही है बैलेंस शीट डेट पे, एडजस्टमेंट करो। नहीं एग्जिस्ट करी, मत करो। लेकिन अगर इतनी इंपॉर्टेंट है, गोइंग कंसर्न पे नहीं सवाल खड़ा कर दे, तो फिर तो एडजस्टमेंट करो। such as deterioration or in operating results, unusual changes affecting the existence of enterprise, destruction of major production plant by fire। ठीक है। आइए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 1 देखिए आप। इन एक्स लिमिटेड theft of cash of rupees 5 lakh by cashier in January 2021 was detected only in May 2021। वो हो कब गया था थेफ्ट? हो तो जनवरी 2021 में ही गया था, पता बाद में चला मई में। द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी वर नॉट येट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, डिसाइड वेदर द थेफ्ट हैज टू बी एडजस्टेड और नॉट। क्या थेफ्ट को एडजस्ट करें? बिल्कुल करें। चोरी अगर 1 अप्रैल को करता तो बात और होती, चोरी तो जनवरी में करी हुई है और हमने कैश मिसिंग लिख रखा होगा। नहीं, पता चल गया ये तो उसने चोरी करी है, तो ढंग से उसकी एडजस्टमेंट करो। ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड अ मेजर वेयरहाउस ऑफ एसीओ लिमिटेड ऑन 20 मई 2022। द अकाउंटिंग ईयर फॉर द कंपनी ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को बुक्स बंद होती हैं। द अकाउंट्स वर अप्रूव्ड ऑन 30 जून। 30 जून 2022 को अकाउंट्स अप्रूव हुए। द लॉस फ्रॉम अर्थक्वेक इज एस्टिमेटेड एट 30 लाख। स्टेट विद रीजंस वेदर द लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक इज एन एडजस्टिंग और नॉट। क्या ये एडजस्ट करना है या नहीं करना है? देखिए, हम पहले लिखेंगे कि हुआ तो ये इवेंट बाद में है, जिसकी कोई कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसकी कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर इस अर्थक्वेक से, अब ये कंपनी कितनी बड़ी है हमें नहीं पता, नुकसान 30 लाख का है, लेकिन कंपनी खुद ही 40-50 लाख की है बेचारी, तो फिर तो ये नुकसान से हो सकता है गोइंग कंसर्न पर ही सवाल खड़े हो जाएं। तो अगर ऐसा है कि गोइंग कंसर्न पर ही क्वेश्चन उठता है, तब फिर उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? अदरवाइज नहीं करनी। तो ये लिखेंगे हम। इलस्ट्रेशन 5 देखिए आप लोग। ए लिमिटेड, अ लिमिटेड कंपनी क्लोजेस अकाउंटिंग ईयर ऑन 30 जून। ये 30 जून को बंद करते हैं, 30 जून 2021 को। अकाउंट्स फॉर दैट पीरियड वर कंसिडर्ड एंड अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और कब साइन हुए? 20 अगस्त 2021 को। द कंपनी वॉज एंगेज्ड इन लेइंग पाइपलाइन फॉर एन ऑयल कंपनी डीप बीनीथ द अर्थ। वाइल डूइंग द बोरिंग वर्क ऑन 1 सितंबर 2021, इट हैड मेट अ rocky surface for which it was estimated that there would be an extra cost to the tune of 80 lakh rupees। 80 लाख रुपए और लगेंगे। कब करा? 1 सितंबर को। 20 अगस्त को तो वही हो चुकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव। तो ये तो इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट की डेफिनेशन से भी बाहर हो गया, इसलिए एडजस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। इलस्ट्रेशन 7 देखिए। वाई लिमिटेड हैज बुक डेट्स एंड has a doubt over recoverability of some of the book debts, the amount that cannot be recovered is not quantifiable। ये नहीं पता कि कितना, ठीक है, अमाउंट हम रिकवर नहीं कर सकते। thus Y limited is of the opinion that provision for doubtful debt should not be created। Y limited creates provision for certain other expenses on estimated basis। क्या कंटेंशन ऑफ Y limited करेक्ट है? नहीं, करेक्ट नहीं है। जब आपको साफ साफ पता है कि ये पूरा रिकवर नहीं होगा, तो फिर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बिल्कुल बनाना पड़ेगा। अब आप कहो कि नहीं अमाउंट ही नहीं पता, नहीं कुछ तो बनाओ, कुछ तो पास्ट एक्सपीरियंस से या फिर उससे ही बात करके कि भाई दे पाओगे नहीं दे पाओगे क्या है, पूरा ये सब समझकर मैनेजमेंट को एक एस्टीमेट बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब पता चल गया कि हमारी असेट डिटेरियोरेट हो गई है, ठीक है, पता चल रहा है कि असेट हमारी उतने अमाउंट की नहीं है जितनी की हम दिखा रहे हैं, तो फिर प्रोविजन बनाना चाहिए।
ठीक है, समझ में आ गई बात। ये एक एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगा। तो ये हमने कर ली इलस्ट्रेशन 4। आइए एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 6 है। ऐसे स्टडी मटेरियल के हैं सब। ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 राज लिमिटेड was sued by a competitor for rupees 15 lakh for infringement of trademark. Based on the advice of the company's legal counsel, Raj Limited provided for a sum of rupees 10 lakh in its financial statements for the year ended 31st March 2022. On 18th May, the court decided in favor of the party alleging infringement of the trademark and ordered Raj Limited to pay the aggrieved party a sum of rupees 14 lakh. The financial statements were prepared on 30 अप्रैल एंड अप्रूव्ड ऑन 30 मई। 30 मई को अप्रूव हो रहे हैं और 18 मई को ये डिसीजन आ चुका है। ठीक है, ये तो बताया नहीं कि करना क्या है क्वेश्चन में। तो आप बताइए एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं है? बिल्कुल है ये तो। ठीक है, ये ऐसी कंटिजेंसी है जिसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। 18 मई को ऑलरेडी ये कोर्ट डिसाइड कर चुका है कि आपको 14 लाख रुपीस देने पड़ेंगे। तो अब 10 लाख का प्रोविजन बनाकर काम नहीं चलेगा, पूरा 14 लाख प्रोवाइड करना पड़ेगा। 4 लाख रुपए और प्रोवाइड करने पड़ेंगे। आई बात समझ में? तो ये था हमारा AS4। बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।